हरियाणा में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था लगातार मजबूत करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा है कि 5 सालों में पुलिस बल में 4 आयोगों में भर्ती, प्रशिक्षण, पुलिस बल को तकनीकी से जोड़ने, अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि, प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। प्रदेश में संगठित अपराध कम हुआ है, जेल या पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा है कि अब अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत 58,648 और एनएसए में 807 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर माफिया और अन्य अपराधियों की 44 अरब 59 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त और ध्वस्त की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से हमारे एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता। आलोक, जिस तरह के आंकड़े मुख्यमंत्री ने सामने रखे हैं, जितनी संपत्ति बताई है कि काले धन से, माफिया गर्दी से कमाई गई जो संपत्ति जो गवर्नमेंट ने जब्त की है, उसका आंकड़ा लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में है। निश्चित तौर पर चौंकाने वाले आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से इस बैठक में रखे गए हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जिस तरीके से 2 दिन का ये चिंतन शिविर चल रहा है, जिसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री पहुंचे हैं, खुद अमित शाह कल मौजूद रहे हैं और वहां पर उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर को सामने रखा है, जिन फैक्ट के साथ में मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की मुद्दे को उठाया है, बताया कि किस तरीके से और राज्यों से बेहतर हुई है, चाहे पुलिस की भर्ती का मामला हो, पुलिस के आधुनिकीकरण का मामला हो, और इसके साथ ही नई भर्ती जिस तरीके से की गई है, पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग जिस आधुनिकता के साथ दी जा रही है, और पुलिस का बजट भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाने का काम किया है ताकि पुलिस को और अधिक स्मार्ट पुलिसिंग में किया जा सके। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च किया गया है। करीब 250 नए थाने और 133 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। राज्य आपदा मोचन बल की 3 कंपनियों को क्रियाशील उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। साइबर थाने प्रत्येक रेंज में बनाए गए हैं। साथ ही फॉरेंसिक लैब पर भी की स्थापना पर भी जोर दिया गया है। 8 जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं उत्तर प्रदेश कार्यरत है। नई लैब खोली जा रही है। अपराध में निरंतर कमी आई है। 2016 के सापेक्ष अगर देखी जाए तो तुलनात्मक आंकड़े भी मुख्यमंत्री योगी ने अपने इस चिंतन शिविर में रखे हैं। गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई का भी हवाला दिया गया है। करीब 44 अरब से ज्यादा की संपत्ति माफियाओं से, अपराधियों से जब्त की गई है और महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। मिशन शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में प्रभावी तरीके से संचालित की गई है। साथ ही पुलिस मुठभेड़ में जो कर्मी घायल हुए हैं और उनकी पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। जी आलोक जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है कानून व्यवस्था के नजरिए से उत्तर प्रदेश में, और निश्चित तौर पर जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि दूसरे राज्यों से सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री योगी की कार्यशैली निश्चित तौर पर देश के तमाम राज्यों के लिए इस बैठक के दौरान नजीर बनी होगी। आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयागराज में करीब 1 माह तक जिंदगी की जंग लड़ने वाली छात्रा रितिका श्रीवास्तव की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि नैनी इलाके में छात्रा रितिका श्रीवास्तव को 29 सितंबर को चलते ऑटो से बाहर फेंक दिया गया था। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय में स्नातक की छात्रा रितिका के साथ यह खौफनाक घटना कॉलेज के से घर लौटते समय हुई थी। रितिका अपने यमुनानगर औद्योगिक क्षेत्र के महुआरी गांव में अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त के बाहर हैं। रितिका का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में अभी भी सघन छापेमारी अभियान बदस्तूर जारी है।
उसको जो है ऑटो वाले जो चैन और छीनने के चक्कर में उसको पहले रोड से मारे, फिर रीवा कंपनी के सामने उसको फेंक के भाग गए। पुलिस के पास आप लोग गए तो कुछ मदद मिली? पुलिस के पास हम लोग 3-4 दिन बाद गए, क्योंकि हम लोग बिटिया को लेकर परेशान थे। और 3-4 दिन बाद गए तो पुलिस वालों ने फिर हम विक्रम वालों का नंबर दिए, तो उसको पकड़ के उसको जेल भेज दिए। अब मुलजिम नहीं पकड़ना है, आज 1 महीने से ऊपर हो गया। अभी आप क्या चाहते हो? अभी हम चाहते हैं हमारी मदद हो, बस बिटिया हमें इंसाफ चाहिए। बिटिया की मौत दोनों द्वारा अवगत कराया गया था कि इस बच्ची के कान के बाली छीनने का प्रयास करते हुए उसे टेम्पो से ढकेल दिया गया था और बच्ची मूर्छित अवस्था में ही अस्पताल में भर्ती है। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो टेम्पो चालक था उसे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करते हुए 6 अक्टूबर को ही उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इस पूरे प्रकरण में सूचना मिलते ही अभियोग पंजीकृत करके जो दोषी व्यक्ति थे उन्हें जेल भेजा जा चुका है। जो एक अन्य अज्ञात व्यक्ति सवार थे उस समय टेम्पो पे, उनकी तलाश की जा रही है और उनसे भी सघन पूछताछ की जाएगी और जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। श्रमजीवी एक्सप्रेस में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक अन्नू अंसारी के गनर की कार्बाइन छीनने और चाकू के मामले में शासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कार्रवाई की है। एसपी जीआरपी ने मामले में लापरवाही के मद्देनजर जीआरपी थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को श्रमजीवी एक्सप्रेस में दिल्ली जाते समय सुल्तानपुर स्टेशन पर यह घटना घटित हुई थी। विधायक अन्नू अंसारी के गनर राकेश चौधरी ने जब ट्रेन में सिगरेट पीने से कुछ लोगों को रोका तो आरोपियों ने उन्हें चाकू मार दिया था। आरोपी बदमाश सिपाही का मोबाइल और गन लूटकर फरार हो गए थे। हद तो तब हो गई जब ट्रेन में रेलवे स्कॉट भी थी और जीआरपी थाना चंद कदमों की दूरी पर मौजूद था। इस पूरे मामले में एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने एसपी जीआरपी पूजा यादव और एसपी सुल्तानपुर को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जीआरपी थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और आरोपियों का स्केच जारी कर पुलिस की अन्य टीमें भी इस काम में जुटी हुई हैं। एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने बताया है कि मामला की जांच की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा कर लिया जाएगा। जो भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे किसी से झगड़ा हुआ है, उस आदमी ने इनको स्टैम्प किया है और इनकी जो कार्बाइन है वो मोबाइल जो है वो छीन लिया था। तो उसके केस में वो उस प्रकरण में हम लोगों ने 394 आईपीसी और 307 आईपीसी में केस रजिस्टर कर दिया है। एक पूरे वृहद स्तर में पूरे यूपी में एसपी सुल्तानपुर तो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, एसपी जीआरपी लखनऊ, एसपी गाजीपुर की भी हम लोग मदद कर रहे हैं और जीआरपी के जो और एसपी हैं उनकी भी मदद लेके पूरे वृहद स्तर से हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं इस घटना का अनावरण करने का। योगी राज में कानून व्यवस्था का प्रदेश में क्या हाल है, इसकी बानगी लखनऊ में घटी है। इस घटना से साफ नजर आती है दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आम आदमी तो छोड़िए वो पुलिस पर भी हमला करने से जरा नहीं चूकते। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया है जब दिन दिहाड़े सरे रहा दबंगों ने पारा थाना क्षेत्र में सिपाही की पिटाई कर दी। दबंग युवकों की दबंगई का आलम यह था कि उन्होंने बीच सड़क पर ही सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। अब पुलिस दोषियों पर जल्द कार्रवाई की बात कह रही है।
थाना पारा के हेड कांस्टेबल श्रीकांत द्वारा जब बुद्धेश्वर चौराहे के पास गश्त किया जा रहा था, उसी दौरान एक बाइक पर 4 लड़के आए। हेड कांस्टेबल द्वारा उन लड़कों को रोक करके और उनकी वीडियो बनाई जाने लगी, तो लड़कों ने उनके मोबाइल को तोड़ दिया और उनके साथ हाथापाई एवं मारपीट की। इस संबंध में थाना पारा पर धारा 323, 332, 353, 504, 506, 427 आईपीसी तथा 7CL एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये चारों लड़कों की शिनाख्त कर ली गई है। ये थाना पारा के ग्राम सलेमपुर पतौरा के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन लड़कों की गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। आंदोलनकारियों का अब कहना है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले एक वायदा किया था, अब उसे पूरा किया जाना चाहिए। समाचार पत्रों में देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि राज्य सरकार जो है राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के बारे में विचार कर रही है। और निश्चित रूप में खुशी तो होती है, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि दोबारा सरकार चुनकर आ गई। माननीय मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था उसके बाद जो है हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहे, लगातार संघर्ष जारी रहा। उसके बावजूद जो है सब कार्य हो रहे हैं, लेकिन इस कार्य में इतनी देरी या इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी 9 नवंबर से पहले इस पर एक निर्णय देकर एक ऐतिहासिक निर्णय करे, ताकि जो है राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर हो और तमाम वो लोग जो इस रोजगार से वंचित हैं वो रोजगार में निहित हो सकें। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, सरकार के जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि आरक्षण को लेकर SC, ST, BC तीनों का आरक्षण कम ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं कि 49% से अधिक आरक्षण ना दिया जाए, इन सबके बावजूद 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था क्या संभव दिखाई दे रही है आपको? अनुज, देखिए, ये आरक्षण आंदोलनकारियों को मिलता रहा है और इसी आरक्षण के तहत 500 से ज्यादा राज्य आंदोलनकारी इस समय सरकारी सेवारत हैं, यानी कि सरकारी नौकरी पर हैं। लेकिन हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो हाई कोर्ट में इसी आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर की गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को खत्म कर दिया। यहाँ तक कहा कि राज्य सरकार को कि ये विधिक तौर पर सही नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी पे लगे हुए थे उनकी नौकरी पर भी तलवार लटकी। हालांकि फिर एक अध्यादेश के माध्यम से इसको कंटिन्यू करने की कोशिश की गई। फिर डबल बेंच में अपना मत रखा गया हाई कोर्ट के,
लेकिन हाईकोर्ट ने उसे भी डिनाई कर दिया। राजभवन को एक ड्राफ्ट भेजा गया, राजभवन में उसमें कुछ क्वेरियां लगाई, उसमें कुछ संशोधन करने को कहा गया। इस तरीके से हरीश रावत के बाद त्रिवेंद्र रावत आए। त्रिवेंद्र रावत ने भी कोशिश की लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। तीरथ रावत आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस मामले में वो गंभीर है, वो भी चले गए। फिर पुष्कर सिंह धामी आए, तो पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव से ठीक पहले आंदोलनकारियों को कहा था कि वो इसका समाधान निकालेंगे। हालांकि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें इस बात की पुष्टि कर दी गई थी, कैबिनेट में बाकायदा प्रस्ताव लाया गया था कि सरकार इस मामले पर पहल करेगी, चाहे उसे अध्यादेश लाना पड़े या उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, नए सिरे से एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़े। वो आंदोलनकारियों के मामले को गंभीरता से मैं वही ज्योत्सना, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि SC ST BC को जो आरक्षण पहले से जो संविधान के तहत व्यवस्था की गई है, क्या उसको कम किया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि 49% से आरक्षण ज्यादा आप दे ही नहीं सकते, या उस लिमिट को क्रॉस किया जाएगा, या दोनों का सम्मान करते हुए बीच का रास्ता निकाला जाएगा? तो कैसे निकाला जाएगा? देखिए, अनुच्छेद 36 आरक्षण का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 49% आरक्षण से सब में फर्क आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी अगर आप कुछ निर्णय करके निकलेंगे और उसको समय सीमा में लागू करेंगे, आप देखिए, आप लोगों को तो सुरक्षा देंगे, आप देश के विकास में भी बहुत बड़े भागीदार बन जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गंभीरता से इस मीटिंग को आप लोगों ने लिया है, और विशेष करके इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्रियों का आकर के इस मीटिंग में बैठना, सचमुच में तो जब मैंने आपको देखा हूं तो मेरा मन करता है मुझे वहां आपके बीच में होना चाहिए था, लेकिन पहले से कुछ कार्यक्रमों का इतना प्रेशर रहा है कि मैं नहीं आ पाया। लेकिन जब इतने सारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हो तो एक प्रधानमंत्री का स्वाभाविक मन जाता है कि जरा आपके बीच बैठूं, मैं भी आपके साथ चाय पान करते करते काफी बातें करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इस बार गृह मंत्री जी आपके साथ बात कर रहे हैं, वो जो भी विषय आप चर्चा करेंगे मुझ तक जरूर पहुंचेगा, और मेरे हिस्से में जो जिम्मेवारी होगी, मैं सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी गृह मंत्रियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए भारत सरकार भी उतना ही प्रयास करेगी। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसकी एज लिमिट चली गई या कोई घायल हो गया, मैं वही कह रहा हूँ ज्योत्सना, मैं वही जानना चाह रहा हूँ आंदोलन, क्योंकि ये पूरा आंदोलन हमने भी अपनी आंखों से देखा है, हम भी उस वक्त स्कूल में पढ़ा करते थे, जाहिर तौर पर बहुत छोटे थे, लेकिन 93, 94, 95 और 96 आते आते ये आंदोलन बहुत उग्र हुआ। तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान सब सड़कों पर उतरे अलग राज्य की मांग के लिए। अब 95 की मैं बात करूं तो तब से लेकर अब तक तकरीबन 25 साल, 26, 27 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जो जाहिर तौर पर जो चिन्हीकरण है आंदोलनकारियों का, वो इस आधार पर हुआ कि ये लोग जेल गए तो पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम है। जाहिर तौर पर जो शिशु थे, जो बहुत बच्चे थे, जाहिर तौर पर उनको तो जेल में नहीं डाला गया। अब जो वयस्क थे उस वक्त 95 में, 1995 में, आज की डेट में अब 25, 26, 27 साल बीत जाने के बाद उनकी जो न्यूनतम सरकारी नौकरी की आयु है उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। तो आंदोलनकारियों की संख्या ही कितनी बची है अब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो आंदोलनकारियों की संख्या बहुत सीमित है। और अब सबसे बड़ी बात यह है राज्य सरकार के सामने कि खास तौर पर उन आंदोलनकारियों की नौकरी को सुरक्षित रखना जो कोटे से लग चुके हैं। यानी कि अगर कोई आरक्षण का फायदा भी लेता तो हार्डली इन 5-7 सालों में ही ले पाता, उसके बाद वो नहीं ले सकता था। जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं अनुज, कि जो आंदोलन था, उग्र आंदोलन था, वो आप ये मानिए कि 97, 98 तक उग्र आंदोलन चला।
98 के बाद ये आंदोलन थोड़ा सा ठंडा पड़ा और 2000 में तो अलग राज्य बन गया। उसके बाद जब पहली निर्वाचित सरकार आई एनडी तिवारी की 2002 में, तो उसके बाद ये सब आरक्षण वगैरह की व्यवस्था की गई। तो उसी के बाद सारी चीजें चली हैं। अब जो एज लिमिट है उस लिहाज से बहुत कम लोग हैं कि जो 95 के बाद के लोग हैं, क्योंकि जो 95 तक के लोग थे वो ऑलमोस्ट या तो उनको पेंशन मिल रही है या वो नौकरी में लग चुके हैं। लेकिन 95 के बाद जो 2000 तक कुछ लोग थे जो कहीं अप्लाई कर सकते थे, और बिल्कुल आपका आकलन सही है कि वो कह सकते हैं कि अंगुलियों में गिने जा सकते हैं लोग, उनकी संख्या सीमित है। लेकिन बात यहाँ पर अधिकार की हो रही है, सम्मान की हो रही है कि राज्य सरकार ने एक सम्मान राज्य आंदोलनकारियों को दिया था, और यही सब कैलकुलेट करने के बाद ये 10% 36 आरक्षण दिया था कि संख्या बहुत सीमित है। राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान भी होगा, खास तौर पर उन पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं का सम्मान होगा जो राज्य आंदोलन में कूद पड़े थे और जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं लिया, ओवर एज हो गए या कोई घायल हो गया, किसी तरीके से विकलांग हो गया, तो उन लोगों को किसी न किसी तौर पर कंसीडर किया जाए। वो परीक्षा में तो बैठेंगे लेकिन इस 36 आरक्षण का फायदा उन लोगों को मिल सके। तो अब राज्य सरकार यही सोचकर विधिक राय ले रही है कि सबसे पहले जो नौकरी पे लगे हैं उनकी नौकरी को सुरक्षित रखा जाए। दूसरा कि जो लोग अगर कहीं अप्लाई किए हुए हैं और अभी इस श्रेणी में आते हैं कि वो आरक्षण का फायदा ले सकते हैं, तो उन लोगों को किसी तरीके से इस आरक्षण का फायदा दिया जाए। जी 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 जी, जाहिर तौर पर हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए सड़कों पर उतरकर पुलिस की लाठियां खाई, डंडे खाए, ओस और धूप के सदमे सहे हैं, उनको उनका हक, उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। बहरहाल ज्योत्सना आप बनी रही हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और अहम खबर का। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम में हरीश रावत को जगह दी है। इस बात से उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में खुशी की लहर है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने हरीश रावत को बधाई देते हुए कहा है कि हरीश रावत का पार्टी में 50 साल से ज्यादा का अनुभव रहा है और वो पार्टी के दमदार नेता भी हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको, और हरीश रावत जी का क्योंकि जो अनुभव है 50-55 साल का, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं जिसमें पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में थी। 2002 में वापस सरकार में कांग्रेस को लाना, केंद्र में राज्य मंत्री रहना, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहना, एमपी सांसद रहना और राज्यसभा का भी सदस्य रहना बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में है। तो एक लंबा अनुभव है जिसका लाभ पार्टी लेना चाहती है, इसीलिए आदरणीय हरीश रावत। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपनी संवाददाता ज्योत्सना का, जो कि राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर केंद्रीय जो टीम बनी है कांग्रेस की, उसमें हरीश रावत का जगह मिलना, हरीश रावत का पहले चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़ना, हार जाना, मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से चुनाव हार जाना, उसके बाद फिर 5 साल बाद चुनाव होना, फिर हरीश रावत का हार जाना। पार्टी का एक बहुत बड़ा खेमा उत्तराखंड में उनके खिलाफ चल रहा था। गाहे बगाहे सार्वजनिक मंचों पर यह विरोध साफ साफ नजर भी आता था। प्रीतम सिंह का जो खेमा है वो अक्सर जो है हरीश रावत का विरोध भी करता हुआ नजर आता था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने हरीश रावत की सीनियरिटी को, उनका जो एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उनका जो अनुभव है, उसको सम्मान दिया है। जाहिर तौर पर अब उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर हरीश रावत जो बहुत अलग थलग पड़े हुए थे, चुनाव हारने के बाद तमाम अपने विचारों के बाद तमाम जो पार्टी के जो यंग लीडर थे वो उनका लगातार विरोध कर रहे थे। अब केंद्रीय टीम में जगह मिलने के बाद उनके कद पर उत्तराखंड में कितना असर होता हुआ आप देख रही हैं? है कि हरीश रावत लगातार चुनाव हार रहे थे, लेकिन हरीश रावत की जो क्वालिटी है वो है उनकी विल पावर। वो जिस जज्बे के साथ फिर से खड़े होते हैं वो हमने बहुत कम राजनेताओं में वो जज्बा देखा है। हमने देखा है कि अच्छे अच्छे कद्दावर नेता जब चुनाव हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पस्त हो जाते हैं, लेकिन हरीश रावत एक ऐसे नेता हैं जो चुनाव दर चुनाव हारे हैं, बावजूद उसके फिर वो बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और जनता के बीच गए हैं। यानी कि उन्होंने दूसरे ढंग से राजनीति नहीं की बल्कि जनता के बीच जाकर की है। आप देखते रहे होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े एक्टिव रहे, और अब नई टीम में जब हरीश रावत को जगह मिली है तो यकीन मानिए हरीश रावत को संजीवनी भी मिल गई है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हरीश रावत को लग रहा था कि वो हाशिए पे चले गए हैं, खुद महसूस कर रहे थे, और उनके सोशल मीडिया में दिए गए बयानों को
उनकी पार्टी के लोग भी और विपक्ष यानी कि बीजेपी भी लगातार इस बात को कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जो लिस्ट आई है 47 लोगों की, अनुज, उसमें 11वें नंबर पर हरीश रावत का नाम है, यानी कि उनकी सीनियरिटी को ध्यान में रखा गया है, पार्टी के प्रति उनके समर्पण को ध्यान में रखा गया है, गांधी परिवार के प्रति उनकी नजदीकी को ध्यान में रखा गया है। और यही वजह है कि उत्तराखंड से वो इकलौते नेता हैं जो उस स्क्रीनिंग कमेटी यानी कि जो नई कमेटी बनी है उसका वो पार्ट बने हैं। और बहुत स्वाभाविक है कि इससे हरीश रावत का जो ग्रुप है वो तो काफी ज्यादा उत्साहित है। बाकी लोग ये देख रहे हैं कि अब खड़गे किस तरीके से उत्तराखंड के किस नेता को आगे अपनी टीम में जगह देते हैं, क्योंकि जो प्रमुख तौर पर अगर हम कोर कमेटी हैं उसमें तो उत्तराखंड के किसी और नेता को जगह नहीं मिली है। अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हरीश रावत कहीं ना कहीं हरिद्वार से इंटरेस्टेड हैं अब लोकसभा चुनाव लड़ने को। तो क्या हरीश रावत लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या अपने किसी करीबी को हरिद्वार से चुनाव लड़ाएंगे, इन सब चीजों पर अब इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जी, जो समस्त तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने 12 नवंबर को होने वाली पीसीएस की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षार्थियों को मात्र 20 दिन का ही समय दिया जा रहा है, जो अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त नहीं है। सुमित हृदेश ने अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए सरकार से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है, ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी का समय मिल सके। ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर के पास सुल्तानपुर पट्टी में सीएनजी गैस के सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक पलट गया है। ट्रक के पलटने से उसमें रखे सिलेंडरों में देखते ही देखते आग लग गई और पूरा ट्रक आग का गोला के तौर पर दिखाई दिया। ट्रांसफार्मर को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तराखंड के नैनीताल में लगने वाला कूड़ा निरस्तारण प्लांट को लोगों के विरोध के चलते नहीं लगा पाया जा सका है। लोगों के विरोध के चलते कूड़ा निस्तारण मशीन को वापस भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि कूड़ा निस्तारण करने के लिए 1,75,00,000 रुपए की मशीन लाई जा रही थी और पुराने गैस गोदाम के बगल में 175 हेक्टेयर भूमि में लगने वाले इस मशीन का पहला पार्ट गुरुवार को नारायण नगर पहुंचा था, तो खुर्दपाल, सांडिया ताल, चार खेत और नारायण नगर के ग्रामीणों ने सभासद भागवत रावत के नेतृत्व में जोरदार विरोध किया और उन्होंने वापस लौटने के लिए पूरी टीम को मजबूर कर दिया। नगर पालिका के चेयरमैन सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा भी मौके पर पहुंच गए और कूड़ा निस्तारण मशीन के लगने के बाद होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जानकारी दी। समझाने बुझाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन लोगों ने अधिकारियों की एक ना सुनी। क्षेत्रवासियों के विरोध के बाद फिलहाल तो कंपनी ने मशीन को हटा लिया है। गुरुवार को भैया दूज के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ सुबह 8:30 पर बंद कर दिए गए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा केदारेश्वर की पंचमुखी विग्रह डोली शीतकाल प्रवास ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ डोली के साथ जयकारे लगाते हुए चलती हुई दिखाई दी। ओमकारेश्वर मंदिर में 6 महीने तक बाबा केदारेश्वर के दर्शन तमाम भक्त कर पाएंगे। 29 अक्टूबर को बाबा की डोली को शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया जाएगा। हमारे केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी सौगात हमारे लिए दी है कि जो रोपवे का उन्होंने कायारंभ और शिलान्यास किया है। यहाँ पर आपके गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ये अद्भुत और इसका बिल्कुल पूरे देश के अंदर इतना अच्छा संदेश गया कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ उनके इसका कार्यक्रम है। आज डोली जो है रात्रि विश्राम रामपुर में करेगी और वहाँ पर हर जगह पे इनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर दी गई हैं। मांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी नंदी स्कंद गणादिनाथ सहितम श्री के
सतत कुर्यात् सदा मंगला। भाई दूज के मौके पर यमुनोत्री धाम के पारंपरिक तरीके से कपाट विधि विधान के साथ बंद किए गए हैं। दोपहर 12:09 पर कपाट बंद किए गए। कपाट बंद होने के बाद माई यमुना की डोली को खरसाली के लिए लाया गया, जहां पर अब श्रद्धालु शीतकाल के 6 महीनों में मां यमुना के दर्शन पूजन कर सकेंगे। कपाट बंद होने के समय सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे। उन्होंने मां गंगा और यमुना के दर्शन किए, पूजा पाठ किए। कपाट बंद होने से पहले मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से समेश्वर देवता की डोली मां यमुना को लेने के लिए यमुनोत्री धाम पहुंचती है, जो एक परंपरा है। यमुनोत्री धाम से मां यमुना की डोली खरसाली खुशीमठ पहुंच चुकी है, जहां पर बड़ा उत्सव का माहौल है। बड़ा उत्साह यहाँ के लोगों में है। महिलाएं पुरुष जो है यहाँ नृत्य कर रहे हैं। मां यमुना की इंतजारी यहाँ पर लोग करते हैं और 6 महीने अब मां यमुना यहाँ पर जो है देश विदेश के आम श्रद्धालुओं को अब जो है दर्शन देगी। जो शीतकालीन मंदिर है मां यमुना का, वहाँ पर जो है मां यमुना जो है देश विदेश के आम श्रद्धालु अगर चाहें तो आकर के दर्शन कर सकते हैं। ये महोत्सव ये कहीं न कहीं 6 महीने बाद जिस तरह से मां यमुना यहाँ खरसाली खुशीमठ पहुंची है, उसका एक उत्सव है जिसको यहाँ के स्थानीय लोग ग्रामीण बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। कहीं न कहीं ये उत्साह ये देखने को मिलता है कि जो मां यमुना के दर्शन पाता है, और खास तौर पे आज भैया दूज का पर्व है और आज के दिन जो मां यमुना के जल से स्नान करता है, स्नान करता है, दर्शन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और समेश्वर देवता जो शनि देवता है वो उनकी अगुवाई, क्योंकि मां को लेने वही यमुनोत्री गए थे और उन्हीं की अगुवाई में मां यमुना की डोली अब खरसाली पहुंच गई है। सुनील तपलियाल, सहारा समय, खरसाली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samelive.com। सहारा बनाओ। में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ